बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें कक्षा 6 में दिए हैं, वो सवाल भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे उन सवालों के भी जवाब दे सके। तो जरा पहला सवाल बताइए, पहला ही चैप्टर है राजस्थान अध्ययन का, उत्तर मैं आपको बता नहीं रहा हूं, इधर लिखे हुए हैं हालांकि, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि ये बताइए मुझे। पहला सवाल है यहाँ पर, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये बताइए। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 3000 जो है 3,42,946 किलोमीटर और 4,950 किलोमीटर। तो बहुत अच्छे से आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और ये राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, राजस्थान अध्ययन, उसकी कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर मैं आज आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। जरा बताइए। हाँ जी, दया जी कह रहे हैं सुबह का टाइम बेस्ट है, तो सुबह कर देंगे, कोई बात नहीं है, सुबह कर दो जी। सभी लोग सुबह का कह रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे जी, सबको करवा देंगे। हाँ जी, चलिए सीमा पूछिए। ये राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा, उसकी लंबाई है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, 1070 किलोमीटर। लेकिन 5920 किलोमीटर राजस्थान की क्या है? स्थलीय सीमा है। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61.11%, 15.91%, 10.41% और 9.99%। तो राजस्थान जो है वो पूरे भारत के 10.41% क्षेत्रफल पर क्या हुआ है? फैला हुआ है, ऐसा भी आपको मालूम होगा, 10.41। अगला सवाल, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान की लंबाई कितने किलोमीटर है, ये बताइए। तो राजस्थान में 1070 किलोमीटर जो है वो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है, और ये रेड क्लिफ रेखा हमारी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ जो लगती हुई सीमा है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। उम्मीद है आपको ये सब बातें जो है वो क्या आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट आप लोगों का क्या है। तो ये सब सवाल आपको देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। मेरे दिल में यार भाई, गाने में ब्रेक नहीं लगना चाहिए वरना गाड़ी में ब्रेक। सीधे सीधे परीक्षा में आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट पर अगर बातचीत की जाए तो अगला क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है, ये भी बताइए। यहाँ पर पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा नहीं है, डुरंड रेखा नहीं है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान और भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। और यह एक जो है वो किसके, यानी पैन से खींची गई रेखा आप लोग कह सकते हैं। तो ये रेड क्लिफ रेखा इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त, रेड क्लिफ रेखा इसका सही जवाब होगा। वर्तमान में भारत में वर्तमान कितने राज्य हैं, ये बताइए। तो आपको पता है भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपने सुना है। हालांकि एक बार 29 राज्य भी भारत में हो चुके थे, लेकिन अब वर्तमान की स्थिति के हिसाब से अगर बातचीत की जाए तो आपको ये जानकारी याद रख लेनी है। शायद उम्मीद है आप सभी को सही जानकारी इसकी आ रही होगी। अगर मैं बातचीत करूं मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले हालांकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश से आपको पता है छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद राजस्थान जो है इसका नंबर आने लगा। तो आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? राजस्थान है। हाँ जी, 5 का 28, 5 का 28 कर देते हैं, ये लो जी, 5 का 28 आपका सही जवाब इसका होगा। अगले पॉइंट पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है मेरे दोस्तों। क्या है? जैसलमेर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पहला सबसे बड़ा धौलपुर नहीं होगा, यहाँ पर जयपुर नहीं होगा, यहाँ जोधपुर नहीं होगा, सही जवाब है जैसलमेर। और सबसे छोटा आप सभी जानते हैं राजस्थान का धौलपुर जिला जो है, राजस्थान का कौन सा जिला? धौलपुर जिला जो है वो सबसे छोटा जिला राजस्थान का है, ये शायद आप लोगों को मालूम होगा। हाँ जी सर, 28/8 कर दिया ना, 28/8 अब कर देते क्योंकि आपको पता है दमन एवं द्वीप, दमन एवं क्या है? द्वीप, और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली जो है इनको क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। आपको 31 अक्टूबर की तारीख ध्यान होनी चाहिए, 31 अक्टूबर 2019। अमित शाह जो है, कौन से? अमित भाई शाह, है ना? अमित शाह जो है इन्होंने लोकसभा में सबसे कहा था, क्या कहा था आप सभी को याद है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है वो इस समय यहाँ पर क्या किया गया था? लाया गया था। चलिए अब अगली बातचीत हम लोग करते हैं। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली है, इनको एक कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया गया? विघटन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद यहाँ पर क्या किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर, और क्या किया गया था मेरे दोस्तों? यहाँ पर लद्दाख, दो नए केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया था? मिला दिया गया था। ऐसी भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है और क्या होगी उसकी बातचीत, क्योंकि एक एक चैप्टर में रोज कराऊंगा तो आपको सारी बातें जो है वो क्या हो जाएगी? याद रह जाएगी। अगला सवाल इस चैप्टर में है कि भैया भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से जो है वो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति क्या है, ये बताना है आपको। राजस्थान की स्थिति क्या है, कौन सी दृष्टि से? उत्तर और पश्चिम के हिसाब से। ऐसे आपको बताना है या ऐसे बताना है या ऐसे बताना है? तो
तो आपको देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति दे रखी है। 23-3 से 30-12 तक एक स्थिति आपको पता है उत्तरी अक्षांश है। 69-30 से लेकर 18-17 पूर्वी देशांतर की स्थिति राजस्थान के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये 23-3 से लेकर के 30-12 उत्तरी अक्षांश, 69-30 से लेकर के 78-17 पूर्वी देशांतर आप लोगों को कर्म याद हो जाएगा शायद। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप कौन सा है बताइए जरा। और राजस्थान की भारत में अवस्थिति क्या है? यहाँ पूछा है भारत में, ये मान लीजिए भारत है तो भारत में स्थिति राजस्थान की यहाँ पर है। अगर ऐसा देखा जाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हिसाब से तो यहाँ पर इस भाग में अवस्थित है, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान जो है वो भारत के स्थित है, उत्तर पश्चिम में, ध्यान रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आप सभी जानते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों तरीके से। आज आपको एक ही सवाल दे रहा हूं मैं 10 सवालों में से कि ये बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बाकी बातें आप सभी से 10 सवाल, पहला अध्याय मैंने कक्षा 6 का कंप्लीट आपको करा दिया है, एक चैप्टर आपका हो चुका है। अब अगले चैप्टर पर भी बातचीत हमको करनी है, लेकिन इस चैप्टर को यही छोड़ेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं एक एक चैप्टर रोज करते जाएंगे। अब हालांकि अगला चैप्टर भी मेरे पास है, अरे भाई इसमें से भी 2 सवाल बचे हुए अभी, तो इसको पूरा करवाएंगे पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी 14 सवाल है। यहाँ है अगला सवाल आपके सामने कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो है वो किस संभाग में स्थित है ये आपको बताना है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? भरतपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं भैया, ये जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। उदयपुर संभाग और कोटा संभाग तो कोटा संभाग में आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ उदयपुर संभाग में नहीं आते। राज्य में सबसे पहले पूर्व उदय कहाँ होता है और सूर्य अस्त कहाँ होता है? सबसे पहले जो है वो धौलपुर के अंदर सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त भी सबसे पहले होता है। राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्य अस्त जो है वो कहाँ पर होता है? तो राजस्थान के सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसकी अगर बातचीत की जाए तो आपको पता है मध्य प्रदेश है, इसके अलावा हरियाणा है, इसके अलावा मेरे दोस्तों यूपी है, और इसके अलावा आपका पंजाब है, और इसके अलावा आपका गुजरात है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब ये भारत के क्या है? पड़ोसी राज्य हैं, तो इनकी संख्या 5 है। तो देखिए आज दूसरा अध्याय है, पहले अध्याय पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। दूसरा अध्याय का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। उम्मीद है आपको सब दिखाई दे रहे होंगे। हाँ जी, चलिए यहाँ पर बताया है हर्षिता जी 16वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। अब मत्स्य जनपद की राजधानी इनमें से कौन सी है? आपको इसका जवाब देना है। मत्स्य जनपद की राजधानी इनमें से कौन सी है ये बताइए जरा। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, जयपुर के अंदर है, आपको पता है। जयपुर और इधर वाला अलवर वाला क्षेत्र है, वहां अगर आप जाते हैं तो विराटनगर जयपुर में मत्स्य जनपद की राजधानी है। कोटा, बूंदी क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या शेखावाटी, नई, चूरू, सीकर, झुंझुनू कहलाता है? वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं मेरे दोस्तों। मालव जनपद या हाड़ौती में, तो कोटा बूंदी जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसा आपको मालूम होगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा हाँ जी, अगर बातचीत की जाए ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर अजमेर का शेखावाटी नहीं कहलाता सर। इसके अलावा वागड़ भी नहीं कहलाता, मालव भी नहीं कहलाता। तो मेरवाड़ा जो है वो ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा जो है, मेरवाड़ा, इस मेरवाड़ा के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये बातें पता होगी पहले से, और आप सभी जानते भी होंगे इन सवालों के बारे में। और आगे जयपुर और उसके आसपास जो है, जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? जयपुर के आसपास के क्षेत्र की भाषा जरा फटाफट बता दीजिएगा। ढूंढाड़ी कहलाती है या हाड़ौती या बाबरी या ये सभी? तो जयपुर के आसपास की भाषा ढूंढाड़ी है। महाभारत कालीन 2 जनपद कौन से थे? तो महाभारत कालीन 2 जनपद राजस्थान में जो है वो मत्स्य और सीवी जनपद जो है वो महाभारत काल के अवशेष यहाँ पर प्राचीन इनमें से ग्रंथ कौन सा है? तो आपको पता है सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू को शामिल किया जाता है। खानवा के युद्ध में सांगा जो है उस सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ने वाला कौन था? तो हारून मेवाती, सलीम खान या अली मोहम्मद खान, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने सांगा का साथ दिया था किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। आपको ऐसी जानकारियां होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए अगली बातचीत और करते हैं फटाफट। कौन सी बातें ये अगर कर लेते हो तो राजस्थान में अधिकांश सवाल यहाँ से आते हैं, और ये राजस्थान अध्ययन का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रिवीजन जो है वो मैं करा रहा हूँ। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? मालव जनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है मेरे दोस्तों मालव जनपद के अंतर्गत राजस्थान का टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, इधर टोंक, दौसा और झालावाड़। दौसा यहाँ पर जो है वो इसके अंतर्गत क्या नहीं है? शामिल नहीं है। अलवर, भरतपुर मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे। सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी में आते हैं। तो मालव जो प्रदेश है उसके अंतर्गत टोंक है, प्रतापगढ़ है और झालावाड़ है। मालव देश में इनको क्या किया जाता? शामिल किया जाता। हाँ जी,
यहाँ पर सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? सीवी जनपद की ढूंढाड़ राजधानी जो है वो नहीं थी, शेखावाटी भी नहीं थी, बैराट भी नहीं थी, मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी क्या थी मेरे दोस्तों? तो मध्यमिका जो है वो सीवी जनपद की राजधानी मानी जाती है। इसके बाद में अंतिम कुछ 2-3 सवाल दूसरे अध्याय के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ, वो कौन कौन से वो भी जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो पहला सवाल आज का था 11 नंबर सवाल है, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति जो है उसके अंतर्गत मालव, गुर्जर, राजपूत और सूरसेन, तो मालव बयाना जो भरतपुर का है, बयाना में सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। बयाना जो है वो किस प्रशस्ति किस राजवंश का उल्लेख वर्णन मिलता है? तो सूरसेन जनपद के अंतर्गत। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपको पता है महाभारत कालीन सबसे प्राचीन ऋग्वेद के अंदर मत्स्य जनपद का उल्लेख है। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश राज्य कहाँ करते थे? आपको पता है गुहिल और सिसोदिया मेवाड़ के अंतर्गत क्या करते थे? मेवाड़ के अंतर्गत, तो मेवाड़ इसका सही जवाब है। 4वीं शताब्दी पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? तो 4वीं शताब्दी के पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय जो है इनमें से कौन से जनपद के होने का उल्लेख किया था? सीवी जनपद नहीं, मेदपाट नहीं, कुरु जनपद नहीं, इसके अलावा सूरसेन जनपद इसका राइट आंसर है। सूरसेन जनपद के अंतर्गत ये अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, इसमें ब्रिज भाषा वाला जो बेल्ट है उसको इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? शामिल किया जाता था। ये आपको अध्याय नंबर 3 पर हमको चर्चा करनी है, और अध्याय 3 का नाम है इतिहास को जानने के स्रोत। और इतिहास को जानने के स्रोत की अगर हम बात करें तो आपको पता है मेरे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़िए और उसका जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें से ये बताइए। दिखाई तो दे रहा होगा सब लोगों को, मुझे लगता है ऐसा कोई दिक्कत वाला इशू वाला बात नहीं है। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपको पता है सूर्यमल मिश्रण है, और सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी राजघराने से रहा है। नाम से बूंदी राजघराने से इनका संबंध रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है। वंश भास्कर। पृथ्वीराज विजय जो है इस नामक महाकाव्य के लेखक जो है वो सूर्यमल मिश्रण नहीं है, दयाल दास नहीं है, श्यामल दास भी नहीं है, और जयानक इसका सही जवाब है। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है उनका नाम क्या है? जयानक है। हमीर महाकाव्य जो लेखक है वो किसके द्वारा लिखा गया? क्या सूर्यमल मिश्रण के द्वारा? नहीं सर। क्या सामल दास द्वारा? क्या जयानक द्वारा? तो हमीर महाकाव्य जो है वो नैन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है मेरे दोस्तों। किसके द्वारा? नैन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई है, ये भी आपको मालूम होगा। फटाफट जवाब दीजिए, इतनी शानदार पुस्तक है ये कक्षा 6 की, और मैं सभी कराऊंगा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, है ना, ऐसे आपको सब पुस्तक करवा दी जाएगी। तो चलिए, नैन चंद्र सूरी महाकाव्य जो है ये हमीर महाकाव्य के लेखक जो है वो क्या है? नैन चंद्र सूरी है। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया? आपको पता है जालोर और सिवाना जो दो जगह थी, जालोर और सिवाना, तो आपको पता है कानड़ देव का संबंध इनमें से कहां से था? पहली बात तो ये। उसके बाद ये कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ, दयालदास, श्यामलदास, जयानक ना श्यामलदास और ना ही दयालदास, पद्मनाभ द्वारा लिखा गया कानड़ देव प्रबंध, आपको मालूम होगा मेरे दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है? पद्मनाभ है। तो चलिए अगली बातचीत हम आप लोगों से करते हैं, अगली बातों के सही जवाबों को देना है और आपको आगे बढ़ जाना है, उसके बाद ही शेष बातें हम लोग आपसे करने वाले हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, और हमेशा इस तरीके के सवाल लेकर आने चाहिए या नहीं लेकर आने चाहिए, ये भी बताइए। बोलिए मित्रों, क्या है आपका जवाब? सही। अगला सवाल पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है एनाल्स एंड एंटीक्विटी, जो राजस्थान के लेखक कौन है? तो सब बच्चा राजस्थान का जानता है एनाल्स एंड एंटीक्विटी थी। जब भी वो किसी जीके की क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसको यही पढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पर घोड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर कर्नल जेम्स टोड जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में राजस्थान आए, और देखिए जितना आज तक राजस्थानी खुद अपने बारे में नहीं जान पाए उतना कर्नल जेम्स टोड ने बता दिया राजस्थान के बारे में। ये सब कर्नल जेम्स टोड का ही क्या था? कमाल था। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड, सभी को सही जवाब मिल रहा है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? किसी राजा की, किसी महाराजा की। आप भी चाहते हैं ना लोग आपकी प्रशंसा करें, आप जहां खड़े हो वहां प्रशंसा की क्या लग जाए, है ना, ढेर लग जाए, आपकी वाहवाही हो सब जगह, ऐसा कौन नहीं चाहता। तो प्राचीन समय में यानी पुराने समय में भी राजा महाराजा चाहते थे कि युगों युगों तक उनकी गाथाएं जो है वो गाई जाए। इसके लिए क्या किया जाता था? प्रशस्तियां लिखवाई जाती थी उनकी प्रशंसाओं में, कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा। तो प्रशस्ति इसका सही जवाब है। क्या है? ऐसे अभिलेख जो प्रशंसा में लिखे जाते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको प्रशस्ति कहा जाता था, ना ताम्रपत्र, ना उत्खनन, ना स्तंभ लेख। चलिए इसके बाद सर अगली बात बताइए। अगले भी कुछ सवाल करा दूं क्या? 10 सवाल और हैं, चलो पढ़ाई लेते हैं, आज 2 चैप्टर निपटा डालते हैं। राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मिनट है। हाँ जी, यहाँ पर चलिए क्या है सर, सभ्यताओं के बारे में आपको जवाब देना। पहला सवाल है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, और कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। किस जिले से? हनुमानगढ़ जिला जो राजस्थान का है उस जिले से कालीबंगा का संबंध है। और आपको पता है काला जो है वो अमल होता है, तो अमलानंद घोष जो है, क्या है? अमलानंद घोष
अम्लानंद घोष जो है इसका संबंध रहा है। इसके अलावा बीबी लाल, बीबी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, और बीके क्या है, घोष, बीके क्या करता है, घोष करता है। तो ये ध्यान रखना, अम्लानंद घोष, अमल कैसा होता है, काला, बीबी लाल होती है, और बीके क्या होता है, घोष होता है। अशोक का भाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको पता है अशोक का भाबरू अभिलेख जो वो बेराट से प्राप्त हुआ, और बेराट सभ्यता के बारे में आप सभी जानते हैं। बेराट में आपको पता है जयपुर का बेराट है, ये जयपुर के बेराट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गणेश्वर सीकर से संबंधित है मेरे दोस्तों। आहड़ उदयपुर से एच.डी. सांखलिया जो है इसका संबंध यहाँ से रहा, और बालाथल के बारे में भी सब लोग जानते हैं। बीबी लाल, बीके थापर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाचता हुआ पक्षी राजस्थान की किस सभ्यता से मिला है, नाचता हुआ पक्षी कह दो, नाचता हुआ पक्षी, बहुत अच्छा सवाल है। नाचता हुआ पक्षी राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो गणेश्वर सभ्यता से नहीं, बालाथल से भी नहीं, आहड़ से भी नहीं, बेराट से नाचता हुआ पक्षी प्राप्त हुआ है। कहां से, बेराट, ठीक है। इसके बाद में किस सभ्यता से 8 पंचमारक जो और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है, तो देखिए 8 पंचमारक सिक्के और यूनानी जो शासक है उनकी मुद्राएं राजस्थान के बेराट से ही प्राप्त हुए। 8 पंचमारक सिक्के देखते ही आप बेराट पर तुक्का मार दो, बेराट पर क्या कर दो, तुक्का मार दो, समझ गए मेरी बात। हाँ, कैप्टन बर्ट, बेराट कैप्टन बर्ट से संबंधित आप सभी इस बात को जानते हैं। चलिए जी आगे बात करिए सर, आप तो हम इस बात को सब समझ गए हैं और हमको ये सब समझ में आ गया है। तो कितने सवाल आपको मैं करा रहा हूं, ये सब सवाल रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारे क्या है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद सर आगे बढ़ो आप, तो किस सभ्यता से 28 पंचमार्क सिक्के मैंने बता दिए। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोगरी सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है, देखिए बीजक की पहाड़ी और भीम डोगरी जो है वो भी बेराट से संबंधित है। कहां से है, बेराट से संबंधित है। बीजक की पहाड़ी और भीम की डोगरी दोनों बेराट से सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे आपके क्या प्राप्त हुए, हाथ से बुने हुए कपड़े या वस्त्र प्राप्त हुए, तो बेराट से भी प्राप्त हुए और बालाथल से भी प्राप्त हुए, यानी इसका 1 व 2 दोनों सही उत्तर होगा। तो राजस्थान की 2 ऐसी सभ्यताओं के बारे में आप जानते हैं कि सभ्यता हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं, तो वो सभ्यताएं कौन कौन सी है, बेराट सभ्यता है और बालाथल है, ये दोनों ध्यान रखना। ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र संस्कृति के बारे में सब लोग जानते हैं। गणेश्वर को ताम्र संस्कृतियों की राजधानी कहा जाता है, और राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना जो क्षेत्र है, नीम का थाना, वो क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले किस धातु का, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए अगली बातचीत सर हम आपसे करना चाहते हैं, क्या है वो बातें, वो आप सुन लीजिए सर। सब चीजें आपको हूबहू प्राप्त हो जाती है। यहाँ लिखा है अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में। अग्निकुंड के साक्ष्य राजस्थान में कहां से, ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो अभी अभी पिछली हुई थी जिसमें लोगों ने 28 जिले बताए, उनके टॉप नंबर आ रहे हैं, वही ऐसा ही भर्ती परीक्षा में ये का ये सवाल आया, अग्निकुंड के साक्ष्य राजस्थान के किस जगह से प्राप्त हुए, और आपको तुक्का मारना था, कालीबंगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता के अघाटपुर के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था, तो अघाटपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता था, कालीबंगा सभ्यता नहीं सर, रेड सभ्यता नहीं सर। अब आपको जवाब देना है जोधपुरा और आहड़ सभ्यता में से किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। सर जी जो है उसको आप अघाटपुर के नाम से नहीं जानते, बल्कि आहड़ सभ्यता को आप किस नाम से, अघाटपुर के नाम से जानते हैं। कोट के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, किस नाम से, धूलकोट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। 24 स्लाइड में